हाँ, हेडिंग डालिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स, मतलब अष्टफलकीय रिक्ति और चतुष्फलकीय रिक्ति। अष्टफलकीय रिक्ति, ठीक है, और क्या चतुष्फलकीय रिक्ति। पहले अष्टफलकीय रिक्ति समझते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, पंक्ति के रूप में व्यवस्थित होते हैं। एक तो ये था, और ये पंक्तियां मिलकर, ये जो लाइन है ये मिलकर क्या कर लेती हैं, एक लेयर का निर्माण कर लेती है, एक परत का निर्माण कर लेती है। और ये परतें क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर क्या होती है, अध्यारोपित होती जाती हैं, एक दूसरे के ऊपर जमा होती जाती हैं, ठीक है ना, मतलब सुपर इम्पोज होती जाती हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो उस टाइम जब इनका ऐसा अरेंजमेंट होता है तो वहाँ कुछ वॉइड्स बन जाती हैं अलग अलग तरीके की, एक लेयर से दूसरी लेयर पर। तो उससे अपन दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो पहला अपन देखते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है बेटा। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में क्या होगा, अगर किसी अवयवी कणों की पहली परत की तीन अवयवी कणों के ऊपर, ये पहली परत के तीन अवयवी कण बना रहा हूं, 3 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ फर्स्ट लेयर, ठीक है। पहली परत के तीन अवयवी कणों के ऊपर यदि दूसरी परत के भी कितने अवयवी कण आ जाए, तीन अवयवी कण आ जाए, ठीक है ना। इफ 3 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर सुपर इम्पोज बाय अनदर 3 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ अदर और सेकंड लेयर, देन इट इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तब ये क्या कहलाएगी, अष्टफलकीय रिक्ति कहलाएगी, ठीक है। तीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, इसके ऊपर ये तीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल और आ जाते हैं, मान लीजिए इस तरीके। ठीक है, तो ये रिक्ति जो यहाँ बनी है, यहाँ लिख देता हूँ मैं एक्स, ठीक है, ओनली समझने के लिए। ये रिक्ति जो है ना यहाँ जो दिख रही है वॉइड्स, ये क्या कहलाएगी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। और इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या कितनी होगी इसकी, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब समन्वय संख्या, ठीक है। तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हो जाएगी, समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स मतलब चतुष्फलकीय रिक्ति। चतुष्फलकीय रिक्ति में क्या होगा कि अवयवी कण की जो लेयर होगी उसमें किसी तीन अवयवी कण के ऊपर दूसरी परत का क्या आ जाएगा, एक अवयवी कण आ जाएगा, तो उसे अपन क्या कहेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड, चतुष्फलकीय रिक्ति। मतलब इस तरीके से समझिएगा, ये तीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा, मान लीजिए फर्स्ट लेयर, इससे जो वॉइड्स बनी है, ठीक है, तीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बनी जो रिक्ति है, उसी के ऊपर क्या आ जाए, दूसरा कोई अवयवी कण आ जाए, ठीक है। तो इससे जो रिक्ति प्राप्त होगी उसे अपन क्या कहेंगे, चतुष्फलकीय रिक्ति, ठीक है। ये मान लीजिए वाई टाइप की होगी, ठीक है। यहाँ क्या लिख देंगे अपन, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, चतुष्फलकीय रिक्ति। समन्वय संख्या कितनी होगी, ये मतलब ये कितने को टच कर रहा है, 4 को, तो समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी इसकी, 4। या लिख लीजिए समन्वय संख्या होगी इसकी 4, समन्वय संख्या कितनी होगी, 4, ठीक है। दोनों नोट कर लीजिए, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं लिख रहा हूँ, समन्वय संख्या और संकुलन दक्षता उसके सामने, जो आपको याद रहेगा कि किसकी कितनी समन्वय संख्या और क्या अपने को लिखना है, ठीक है बेटा। तो देखिए ध्यान से, इसे रफ कर देते हैं, बना लीजिए, ठीक है। अब इसे रफ कर रहा हूं मैं, देखिए। तो एक विमा में जो समन्वय संख्या थी, एक विमीय निबिड़ संतुलन, ठीक है। एक विमीय निबिड़ संकुलन में समन्वय संख्या कितनी थी, 2। एक जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल था वो दूसरे
हाँ ठीक है ना, जो सेकंड था, 4 जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे ना टोटल, वो चतुष्फल की होगी। जिसमें 6 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बनाए थे मैंने, वो अष्टफल की रिक्ति होगी। ठीक है, अब एक विमा में निबिड़ संकुलन में 2, ठीक है। और अगर द्विविमा की बात करें अपन, द्विविमा में निबिड़ संकुलन, द्विविमा में निबिड़ संकुलन, उसमें जो समन्वय संख्या थी तो 2 प्रकार की थी। एक तो किसमें, वर्गाकार में, वर्गाकार निबिड़ संकुलन, मतलब स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग निबिड़ संकुलन, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, इसमें कितनी थी, 4। और एक कौन सी थी, हेक्सागोनल, मतलब षटकोणीय लिख लेना। हेक्सागोनल में, षटकोणीय में जो थी समन्वय संख्या वो कितनी थी, 6। ठीक है ना, कल जो अपन ने किया था। और इसकी जो संतुलन दक्षता होगी वो कितनी होगी, 52.4%। ठीक है, और हेक्सागोनल वाले की कितनी होगी, 60.4%। अब त्रिविमा में निबिड़ संकुलन, त्रिविमा में, इसमें सामान्य संख्या लिख रहा हूं मैं, ओनली त्रिविमा में, ये अपन ने डिटेल में नहीं करा था। त्रिविमा में निबिड़ संकुलन मतलब क्लोजेस्ट पैकिंग इन 3 डायमेंशन। अब इसमें समन्वय संख्या और संतुलन दक्षता लिखेंगे। संतुलन दक्षता अपन पहले भी निकाल चुके थे। ठीक है, तो एससीसी में लिखते हैं सबसे पहले, एससीसी। तो समन्वय संख्या होगी 6, संतुलन दक्षता आपको बताइए 52.4। फिर बीसीसी, बीसीसी में समन्वय संख्या होगी इसकी 8 और ये 68%। एफसीसी, एफसीसी में समन्वय संख्या होगी 12 और ये संकुलन दक्षता 74%, 74%। इसमें से छोटा क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आपको इसे नोट करना अच्छे से। अब बात रही एफसीसी आए, चाहे एससीपी लिखा है, चाहे सीसीपी लिखा है, ठीक है ना, हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग, षटकोणीय निबिड़तम संकुलन या षटकोणीय निबिड़ संकुलन देगा त्रिविमा में लिखा, तो यही दोनों रीडिंग लिखनी है। सीसीपी, ठीक है ना, क्लोज क्यूब पैकिंग, वर्गाकार निबिड़ संकुलन ही होगा, बट वो किसमें होगा, 3 डायमेंशन में, तो भी यही रीडिंग आपको लिखनी है। इसे एक बार नोट कर लीजिए, फिर अपन डिफेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, पहले इसका एक क्वेश्चन कराते हैं, फिर डिफेक्ट पढ़ेंगे। भाई समन्वय संख्या निकाली थी ना कल अपन ने, कि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है ना, इनके अरेंजमेंट में एक जो अवयवी कण है वो अपने आसपास कितने अवयवी कणों को स्पर्श कर रहा, वो इसकी क्या है, समन्वय संख्या। और संतुलन दक्षता पर निकाल ही चुके हैं पहले ही। ठीक है ना, सबकी नहीं निकालनी अपने को। अब इस पर एक क्वेश्चन लिखिए, देखो तत्व, क्वेश्चन लिख लीजिए, तत्व बी के परमाणुओं से एससीपी जालक बनता है। एलिमेंट बी इज फॉर्म एससीपी लैटिस। तत्व बी के परमाणु से एससीपी जालक बनता है और तत्व ए के परमाणु 2/3 चतुष्फल की रिक्तियों को भरते हैं। तत्व बी के परमाणु से एचसीपी जालक बनता है और तत्व ए के परमाणु 2/3 चतुष्फल की रिक्तियों को भरते हैं। एंड एलिमेंट ए फिल 2/3 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ए और बी तत्व से मिलकर बने यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए। ए और बी से मिलकर बने यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए। फाइंड आउट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड ए बी। ठीक है,
तत्व बी के परमाणु से Hcp जालक बनता है और तत्व ए के परमाणु तत्व बी के परमाणु से Hcp जालक बनता है और तत्व ए के परमाणु 2/3 चतुष्फलकीय रिक्तियों को भरते हैं 2/3। ए और बी तत्व से मिलकर बने यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब अपन इन सवाल को, इन क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल को करने के लिए क्या करते हैं, जितने भी तत्व है उसे लिख दो पहले। ठीक है ना, ए और बी है, सॉल्यूशन ए और बी मिलकर कोई कंपाउंड बना रहे हैं। तो बी के लिए कि तो क्या बोला, Hcp जालक बनता, कोई सा भी क्रिस्टल बने, कोई सा भी लैटिस बने, कोई सा भी जालक बने, ठीक है, अपने को उसमें अवयवी कणों की संख्या या गोलों की संख्या कितनी माननी है, n माननी है। और एक बात यहाँ ध्यान रखना, परमाणु की संख्या कितनी मानोगे, n, तो अष्टफल की रिक्तियों की संख्या भी कितनी होगी, n। ठीक है, यहाँ लिख रहा हूं मैं, गोलों की संख्या हमेशा कितनी माननी है, n माननी है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। और अष्टफल की रिक्ति भी कितनी होगी, जितने गोले होंगे, जितने परमाणु होंगे, उतनी ही अष्टफल की रिक्ति होगी, ये ध्यान दीजिएगा, n। और चतुष्फल की रिक्ति कितनी होगी, चतुष्फल की रिक्ति होगी 2n। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग चलना है क्वेश्चन में। तो बी Hcp जालक बना रहा है, चाहे Ccp बना रहा है, चाहे Hcc बना रहा है, चाहे BCC बना रहा है, XYZ कोई सा भी जालक बना रहा है, कोई भी बना रहा है, उसकी संख्या आपको कितनी माननी है, उसमें गोलों की n। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोला, ए जो है ना वो चतुष्फल की रिक्तियों के 2/3 भाग को अध्यासित करता है। ठीक है, तो ए चतुष्फल की रिक्तियां कितनी होगी, 2n के बराबर। कितने भाग को घेर रहा है, ये 2/3। ठीक है ना, टेट्राहेड्रल वोइड जो है टोटल नंबर में उसके 2/3 पार्ट को क्या कर रहा है, ये ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, तो अपन इसे कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए, n से n कैंसिल, 2 2 जा 4, a4 3, तो रेशियो देखिए a4 b3, ये फॉर्मूला आ गया, ये आंसर हो गया सिंपल, बिल्कुल। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, इट इज क्लियर। तो इस तरीके के कई क्वेश्चन है, ये एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था। अब लिखिए ठोसों में अपूर्णताएं, ठोसों में अपूर्णताएं। ठीक है ना, हेडिंग डालिए अब, ठोसों में अपूर्णताएं। देखो इसमें कुछ नहीं है, बी जो है ना, बी क्या कर रहा है, Hcp जालक बना रहा है, तो उसमें परमाणु की संख्या कितनी होगी, n, और एक चतुष्फल की रिक्तियों के भी 2/3 भाग को ही घेर रहा है, तो चतुष्फल की रिक्ति कितनी है, 2n है, और उसके कितने को ऑक्यूपाई कर रहा है, 2/3 को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो 2 2 जा 4/3 हो गया, a4 और b3 इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया ना, आ रहा समझ में बेटा। देखो क्वेश्चन कोई सा भी, मैंने अभी पहले भी कहा था कि Hcp है चाहे Ccp है, इन न्यूमेरिकल को सोल्व करते टाइम अपने को परमाणु नहीं मानने 4 3, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, फिर कब तक याद रखोगे किसमें कितने। सिंपल सा तरीका, जितने भी परमाणु हो अपन को मानना है n परमाणु है। कोई सा भी जाला के आपको न्यूमेरिकल सोल्व करते टाइम क्या मानना है कि n परमाणु, n नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट और नंबर ऑफ स्फीयर आर प्रेजेंट इन एनी लैटिस। ठीक है ना, मतलब n अवयवी कण होंगे या n परमाणु होंगे। ठीक है, अब हेडिंग डालिए ठोसों में अपूर्णता। देखो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, क्रिस्टल जो लेटिस होते हैं, ठीक है, क्रिस्टल जो सॉलिड होते हैं, उसमें मैंने आपको बताया था कॉन्स्टिट्यूएंट आर्टिकल आर क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर। ठीक है ना, इज प्रेजेंट इन क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो बिल्कुल क्या होते हैं, पास पास स्थित होते हैं, और उनके बीच कोई क्या होता है,
ऐसा लगता है कि इनके बीच कोई गैप नहीं है, लेकिन वास्तव में इनके बीच क्या होती है, कई प्रकार की त्रुटि रह जाती है या त्रुटि उत्पन्न हो जाती है, उसे अपन क्या कहते हैं, दोष कहते हैं। मेनली वो दो तरीके से जनरेट हो सकती है, उसे सुन लो केवल कारण को, क्योंकि इसमें कारण अपन को ज़्यादा नहीं करना है। दो कारण से उत्पन्न होती है। फर्स्ट रीजन इज टेम्परेचर, सेकेंड इज अशुद्धता या अशुद्धियों को मिलाने पर। टेम्परेचर का क्या है कि ताप, जब ताप क्या होता है, परम शून्य ताप, 0 केल्विन अगर है, ठीक है ना, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है किसी सॉलिड के लिए, तो वो बिहेव लाइक ए आइडियल सॉलिड। वो कैसे बिहेव करेगा, एक आदर्श ठोस की तरह बिहेव करेगा। इन आइडियल सॉलिड देयर इज नो डिफेक्ट आर प्रेजेंट, मतलब जो आदर्श ठोस होगा उसमें कोई डिफेक्ट प्रेजेंट, कोई दोष उपस्थित नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा तो उसमें कई तरीके के डिफेक्ट उसमें आ जाएंगे। उसे अपन क्या कहेंगे, डिफेक्ट कह सकते हैं, या धीमे से दोष कह सकते हैं, या इम्परफेक्शन कह सकते हैं, ठीक है ना। अब ये जो दोष होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है बिंदु दोष और एक होता है लाइन डिफेक्ट। बिंदु दोष क्या, जैसे मतलब जो क्रिस्टल लेटिस है बेटा, देखो ये क्रिस्टल लेटिस है, क्रिस्टल जाल। अब इस बिंदु के चारों ओर ही, केवल इस पॉइंट के चारों ओर ही इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो दूसरे हैं उनकी अरेंजमेंट में चेंज होता है, तो वो कहलाएगा पॉइंट डिफेक्ट। सिर्फ एक पॉइंट के चारों ओर ही रहा, और अगर पूरी लाइन में ही डिफेक्ट हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, लाइन डिफेक्ट या पंक्ति दोष। तो पहले पॉइंट डिफेक्ट मतलब बिंदु दोष की परिभाषा लिख लो, लिखो बिंदु दोष। एक क्रिस्टलीय पदार्थ में एक बिंदु अथवा एक परमाणु के चारों ओर, एक क्रिस्टलीय पदार्थ में एक बिंदु अथवा एक परमाणु के चारों ओर, एक बिंदु अथवा एक परमाणु के चारों ओर नियमित नियमित या आदर्श व्यवस्था में, नियमित या आदर्श व्यवस्था में अनियमितताएं उत्पन्न हो जाती हैं, अनियमितताएं उत्पन्न हो जाती हैं, तब इसे तब इसे बिंदु दोष कहते हैं। इफ रेगुलर अरेंजमेंट of constituent particle is disturbed at a point or at a unit, then it is called point defect। दोबारा सुन लीजिए, एक क्रिस्टलीय पदार्थ में एक बिंदु अथवा एक परमाणु के चारों ओर, एक बिंदु अथवा एक परमाणु के चारों ओर आदर्श व्यवस्था में, आदर्श व्यवस्था में अनियमितता उत्पन्न हो जाती है, आदर्श व्यवस्था में अनियमितता उत्पन्न हो जाती है, तब इसे तब इसे बिंदु दोष कहते हैं, तब इसे बिंदु दोष कहते हैं, ठीक है। और पंक्ति दोष या रेखीय दोष किसे कहते हैं, अब उसकी परिभाषा लिखिए, नीचे लाइन में लिखिए, पंक्ति दोष या रेखीय दोष, लाइन डिफेक्ट। यदि अवयवी कणों की व्यवस्था में, यदि अवयवी कणों की व्यवस्था में जालक बिंदु की, यदि अवयवी कणों की व्यवस्था में जालक बिंदुओं की एक पूर्ण पंक्ति में, यदि अवयवी कणों की व्यवस्था में जालक बिंदु की एक पूर्ण पंक्ति में अनियमितता उत्पन्न हो जाए, ये पूर्ण पंक्ति में अनियमितता उत्पन्न हो जाए, तब इसे पंक्ति दोष या रेखीय दोष, तब इसे पंक्ति दोष या रेखीय दोष कहते हैं, लाइन डिफेक्ट। If whole line of constituent particle are disturbed in its regular arrangement, then it is called line defect, ठीक है ना। तो लाइन डिफेक्ट में क्या होगा, पूरी लाइन में क्या हो जाएगा, इम्परफेक्शन आ जाएगा। दोबारा सुन लीजिए, अवयवी कणों की अवयवी कणों की व्यवस्था में यदि जालक बिंदुओं की, अवयवी कणों की व्यवस्था में यदि जालक बिंदुओं की पूर्ण पंक्ति पूर्ण पंक्ति पूर्ण पंक्ति की आदर्श व्यवस्था में, पूर्ण पंक्ति की
आदर्श व्यवस्था में अनियमितता उत्पन्न हो जाए, आदर्श व्यवस्था में अनियमितता उत्पन्न हो जाए, तब इसे पंक्ति दोष या रेखीय दोष कहते हैं, मतलब लाइन डिफेक्ट। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसके जो प्रकार है वो अपन पढ़ेंगे। मेनली अपन को क्या है, पॉइंट डिफेक्ट के बारे में ही पढ़ना है। तो प्रकार के नाम और आज मैं लिखा देता हूँ, फिर कल कंटिन्यू अपन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बहुत बड़ा टॉपिक है, फिर उसके बाद 2 छोटे छोटे टॉपिक बचेंगे और ये अपना चैप्टर क्लोज हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट डिफेक्ट के बारे में मेनली पढ़ेंगे। तो लिख लीजिए बिंदु दोष के प्रकार। पहला है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, हिंदी में भी स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट ही कहेंगे। स्टोइकियोमेट्रिक दोष क्या होता है, कितने प्रकार होते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे, क्योंकि पूरा एक टॉपिक रहेगा स्टोइकियोमेट्रिक दोष। ये किसके प्रकार है, बिंदु दोष के प्रकार है। किसके, बिंदु दोष। पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट के बारे में अपन को डिटेल में नहीं करना है। ठीक है, तो स्टोइकियोमेट्रिक जो दोष है इसके प्रकार भी मैं दिखा देता हूँ आपको, फिर कल हेडिंग डालते जाइएगा, लिखते जाइएगा। ये होता है एक तो रिक्तिका दोष, रिक्तिका दोष। ठीक है, वैकेंसी डिफेक्ट लिख लीजिएगा, वैकेंसी डिफेक्ट या रिक्तिका दोष। ये अंतराकाशी दोष, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, अंतराकाशी दोष, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। और ये अपना क्या है, शॉर्ट की डिफेक्ट। ठीक है ना, साइंटिस्ट के नाम पर है शॉर्ट की डिफेक्ट, मतलब दोष। और एक है फ्रेंकल दोष। ये इनके प्रकार के नाम है, कल पढ़ेंगे अपन इनको डिटेल में। फ्रेंकल डिफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है अपना नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। उसके भी बहुत सारे टाइप है, वो कल अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो मेनली इट इज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, हिंदी में भी नॉन ही लिख रहा है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष। मेनली 2 टाइप के होते हैं, मेटल एक्सिस और मेटल डेफिशिएंसी। मेटल एक्सिस डिफेक्ट, धातु आधिक्य दोष। मेटल एक्सिस डिफेक्ट मतलब धातु आधिक्य दोष। मेटल डेफिशिएंसी दिखाओ, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, धातु न्यूनता दोष। और एक लास्ट टाइप जो है वो होता है अशुद्धता त्रुटि, अशुद्धता दोष, इम्प्योरिटीज डिफेक्ट, अशुद्धता दोष, इम्प्योरिटीज डिफेक्ट। ठीक है, these are 3 टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट मेंशन। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए और कल अपन इनको डिटेल से पढ़ेंगे। तो बड़ा टॉपिक है ये, और इसमें 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ अपना ये शॉर्ट की फ्रेंकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिर एक यहाँ आएगा एफ सेंटर, धातु आधिक्य दोष में आएगा एफ सेंटर, मेटल एक्सिस डिफेक्ट। उससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, फ्रेंकल से, शॉर्ट की से और एफ सेंटर से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ये सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में पीडीएफ सेंड कर देंगे आपके ग्रुप में आधे चैप्टर की। तो